अस्सलाम वालेकुम। रहीमा जब नवी जमात में थी उसकी मंगनी अपने खाला के बेटे रफ़ीक से हो गई। वो बहुत अच्छी और बाहिजाब लड़की थी और मेरी क्लास फेलो भी थी। कुछ ऐसे से नोट कर रही थी कि दुखी सी रहती है। एक दिन अफसुदगी की वजह पूछी तो बताया कि वो अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, तभी परेशान रहती। मैंने उससे पूछा कि इसकी कुछ तो वजह होगी। वजह भी बता दूंगी बाद में, ये कहकर वो चुप हो गई। इसकी एक बहन और 3 भाई थे। भरा पड़ा घर था, फिर भी तन्हाई महसूस करती। दरअसल वो रफ़ीक को दिलो जान से पसंद करती थी। हालांकि इसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, ताहम वो घर वालों के प्यार की कदर कीमत नहीं समझती थी। सिर्फ मंगेतर के ख्यालों में खोई रहती, जबकि वो किसी और दुनिया में गुम था। अनीता इसकी गहरी सहेली थी, इसके राजों की अमीन, जख्मों का मरहम, इसकी तन्हाइयों का सहारा। अपनी हर बात इसी से कहती। अजीब बात यह थी कि दिन ब दिन धड़का रहने लगा कि किसी रोज़ वो अपने मंगेतर को खो देगी। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि कोई है जो इसे उससे दूर ले जा रहा है, मगर कौन, ये वो नहीं जानती थी। जबकि इसी खदशे के खौफ से रोज़ बरोज़ और ज़्यादा अपने महबूब की मोहब्बत के समंदर में डूबती जाती थी। कहते हैं ना कि जिस शय के खोए जाने का डर हो, आखिरकार वो खो जाती है। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। मैं और अनीता देख रहे थे कि वो किसी अनदेखी आग में जलकर राख हो रही है। आखिरकार बीमार पड़ गई। तब अनीता से ना रहा गया। उसने रहीमा की बहन से रफ़ीक का नंबर मालूम किया और उसे फ़ोन कर दिया। रफ़ीक अनीता को जानता था। अनीता ने रफ़ीक से कहा, तुम क्यों रहीमा से बेरुखी बरत रहे हो? वजह तो बताओ। वो तुम्हारी कज़न है, अच्छी लड़की और शरीफ लड़की है, तुमको चाहती है। इससे अच्छी लड़की तुमको नहीं मिल सकती। बहुत अरसे से देख रही हूँ तुम्हारी बेरुखी के गम में घुल घुल कर मर रही है। इसका गम इसकी नम आंखों पर हर वक्त झलकता रहता है। इसके जज्बात की कदर करो, इससे मुंह ना मोड़ो। तुम्हारे इस सलूक से वो बहुत अजियत में है। रफ़ीक ने कहा, सच सुनना चाहती हो तो सुनो। उसका प्यार एक तरफा है। अपनी दोस्त को समझाओ कि वो मुझे भूल जाए, अपने ख्वाबों में किसी और को बसा ले। मैं उसे नहीं अपना सकता। अनीता बोली, आखिर क्यों? क्या बुराई है इसमें? जबकि अब तो मंगनी भी हो चुकी है। रफ़ीक कहता, मैंने कब कहा कि रहीमा में कोई बुराई है, लेकिन मेरी मजबूरी है, जबकि इसको मुझसे अच्छा लड़का मिल सकता है। मुझे कोई और पसंद है, इसे समझाओ ये सब बेकार है, खुद को मेरे लिए हलकान ना करे और मेरे साथ मंगनी के बंधन को एक ख्वाब समझकर भूल जाए। अनीता ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। जब इसने रहीमा को ये सब बताया, वो संजीदा हो गई और रो पड़ी। उस पर अनीता को बहुत तरस आया और उसे गले से लगाया। वो अपनी दोस्त की बाहों में ऐसे छुप गई जैसे अपनी माँ की आगोश में बच्चे छुप जाते हैं। अनीता बोली, क्यों रो रही हो इस खुदगर्ज इंसान के लिए, जब उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं? तुमने क्यों अपनी ऐसी हालत बना ली है? आखिर कौन से सरखाब के पर लगे हैं? कोई उससे भी अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल सकता है। वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। ज़िंदगी यूँ किसी ऐसे इंसान के इंतज़ार में नहीं गुजारी जा सकती जिसको तुम्हारी परवाह ही ना हो। अब गुजरते वक्त के साथ साथ रहीमा अपनी उम्मीद खो रही थी। इसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। अंदर ही अंदर ये अंदेशा खलाया जाता कि अगर रफ़ीक ने किसी और से शादी कर ली तो उसका क्या होगा। जिस रोज़ से रफ़ीक को पता चला कि रहीमा उसे चाहती है, वो और ज़्यादा उखड़ा उखड़ा रहने लगा। जब भी रहीमा का सामना होता, मुंह दूसरी जानिब फेर लेता। ये तो रहीमा का दिल जानता था कि पहले मंगेतर का ये रवैया देखकर इस पर कैसी कयामत गुजरती थी। अब वो इसी खोज में लग गई कि रफ़ीक किस लड़की को चाहता है। बिलाखिर पता चल गया कि वो अपनी पड़ोसन की बेटी को पसंद करता है, जिसका नाम फलसा था। इसने मुझे बताया। अब मैं हर वक्त उसको समझाती कि रफ़ीक का ख्याल दिल से निकाल दे, लेकिन ये इसके लिए एक नामुमकिन अमर था। इसकी हालत बहुत ख़राब रहने लगी। ज़रा ज़रा सी बातों पर रोने लगती। जब उदासी बढ़ जाती, खुद को कमरे में बंद कर लेती और खाना पीना छोड़ देती। इसकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। रफ़ीक की अजीब ही फितरत थी। वो खुद पसंद था, अपने हुस्न पर गुरूर था, समझता था कि कोई शय है जो लड़कियां उस पर मरती हैं। वो गलत सोचों का मालिक था। उसे फलसा की मोहब्बत पर यकीन था, हालांकि वो उससे बेगर्स मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि किसी और मकसद के लिए चाहती थी। दरअसल रफ़ीक का बड़ा भाई बहुत जल्द उसे कनाडा बुलाने वाला था। रफ़ीक को कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई थी। बस उसी लालच में फलसा इससे मोहब्बत का नाटक कर रही थी, क्योंकि वो कनाडा जाना चाहती थी। रफ़ीक ने फलसा से मंगनी कर ली और फिर वो जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। जब तमाम कागज़ी तकाज़े पूरे हो गए तो टिकट ओके करा लिया। जब रहीमा को पता चला, उसे झटका लगा और वो बेहोश हो गई। उस वक्त हम दोनों इसके पास बैठी थीं।
اسے ہوش دلایا اور تسلی دی۔ میں نے کہا، رحیمہ، خدارا خود کو سنبھالو، محبت عشق میں بدل جائے تب بھی خود کو سنبھالنے سے ہی کام چلے گا۔ تمہارا عشق تو لگتا ہے جنون کی سرحد کو پہنچ گیا ہے، اب اسے بھول جاؤ۔ اب وہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے۔ اگر وہ نہ آیا تو کیا تم اپنی زندگی بھر روتی رہو گی؟ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نکالو خود کو اس عذاب سے یار، دیکھو تو تمہاری تعلیم کتنی متاثر ہوتی۔ رحیمہ بولی، میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کی محبت پہلے سے زیادہ مجھے ستانے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں والدین نے میری اس کے ساتھ بچپن میں منگنی کر کے میرے جذبات کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اب تو جان بھی چلی جائے تو اس کا خیال دل و دماغ سے نہیں نکال سکتی۔ 1 ماہ بعد رفیق چلا گیا۔ اب وہ کم بولتی، کم کھاتی، اس نے نہانا دھونا چھوڑ دیا، ماں اسے زبردستی نہلاتی، کئی کئی دن کپڑے نہ بدلتی۔ لگتا تھا واقعی اسے جنون ہو گیا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، نہ دن کو سکون تھا اور نہ رات کو چین تھا۔ بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے ہم دونوں سہیلیوں نے سنبھالا، زیادہ تر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ بالآخر اس کی حالت رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی۔ اس نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی کہ اب رفیق میرا نہیں رہا، میرے خوابوں اور خیالوں سے بہت دور چلا گیا ہے، پھر اس کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن دل ان باتوں کو کیا سمجھتا، وہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رحیمہ نے تنگ کر کہا، کیسی دوست ہو، ہر بری خبر آ کر مجھے سناتی ہو، مجھے دکھ دینا چاہتی ہو، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ وہ جس سے چاہے شادی کرے، بار بار اس کی باتیں کر کے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہو۔ ایسا اس نے محض رد عمل کے طور پر کہا تھا، ورنہ وہ اپنی سہیلی سے یوں مخاطب ہونا نہ چاہتی تھی۔ رحیمہ بولی، میں اسے اب بھول جانا چاہتی ہوں، اور تم میرے زخموں کو تازہ کرتی ہو۔ انیتا حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی، تو کیا سچ مچ تم نے اسے بھلا دیا ہے؟ ہاں۔ اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی۔ ہاں ہاں، اس نے کہا، اور آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ واقعی محبت ایسا دریا ہے کہ اگر بارش اس سے خفا بھی ہو جائے تو پانی پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ محبت میں کمی نہیں آ سکی، بھلانا تو دور کی بات ہے، یہ بھلا تو نہیں سکتی، لیکن کوشش کرتی ہے خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھوں تاکہ وہ کم یاد آئے۔ مجھے معاف کر دو، تم دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی میں تمہیں، خبر نہ تھی کہ تم اس حقیقت سے بے خبر ہو، ورنہ میں نہ بتاتی۔ رحیمہ نے کہا، مجھے بھی معاف کر دو، بلا وجہ تم پر غصہ کیا، میری باتوں کو دل پر مت لینا۔ ادھر فلزہ نے کچھ عرصہ رفیق کے ساتھ خوشی خوشی گزارا، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے رفیق کے ساتھ گزرتی زندگی کو ادھورا خیال کیا، وہ کسی امیر لڑکے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ مردوں سے دوستیاں کی اور پھر اس دوستیوں کو مشغلہ بنا لیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ رفیق سے بہتر رفیق حیات مل سکتا ہے، اس کے ساتھ تو ناحق زندگی تباہ کر رہی ہوں۔ اب اس نے اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مشترکہ طرز زندگی سے ہٹ کر وہ آزاد زندگی میں لطف محسوس کرنے لگی۔ پارٹیوں میں جانا معمول ہو گیا، وہ شوہر کے بغیر جانا پسند کرنے لگی۔ عجیب کپڑے پہننا، دیر سے گھر آنا، آوارہ مزاج، لڑکوں کے ساتھ ڈانس کلب جانا۔ رفیق اس سے بہت پیار کرتا تھا، بار بار سمجھایا، اپنے انداز بدلو، یہ روش ٹھیک نہیں، یہ معاملات ٹھیک نہیں، اس سے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیکھو، مرد ہو کر بھی میں راہ راست پر ہوں، اتنے عرصے سے یہاں ہوں، کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کبھی ڈانس کلب نہیں گیا، کیونکہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم بھی میری خاطر اپنی یہ مصروفیات چھوڑ دو جس سے ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہو۔ تم بھی میری خاطر اپنی یہ مصروفیات چھوڑ دو جس سے ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا گھر تباہ ہوتا ہے۔ فلسہ بولی، میں یہاں غلامی کی زندگی کرنے نہیں آئی، اپنی مرضی سے جینا ہر انسان کا حق ہے، جیسی چاہوں اپنی زندگی گزاروں، دوسروں کی مرضی سے جینا بھی کوئی جینا ہے؟ آئندہ مجھے زبردستی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرنا۔ فلسہ نے روش نہ بدلی۔ رفیق مایوس ہو گیا، دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ جب رفیق اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ کہتی، میں ایسی ہی ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے رہو ورنہ طلاق دے دو، میں خوبصورت ہوں، کئی مرد مجھ سے شادی کے آرزومند ہیں۔ فلسہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کیا کرتی تھی تاکہ وہ غصے میں آ کر اسے طلاق دیتے، مگر وہ اسی امید کے سہارے گزارا کر رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر فلسہ اور ہی قسم کی تھی، وہ بہت زیادہ پرتعیش زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب وقت نے رحیمہ کے زخموں کو کچھ منجمد کر دیا تو اس نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور دل کتابوں میں لگا لیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا،
पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया और एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो गई। उसने अपनी मेहनत से मुआशरे में मुकाम बना लिया। सच है, खुदा जब कोई कीमती चीज़ लेता है तो अनमोल चीज़ देता भी है। खुदा ने उसे इज्जत और वक़ार अता कर दिया। अगरचे रफ़ीक को भुलाना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह ने सब्र अता कर दिया। अब वो हर वक्त यही दुआ करती कि रब उससे राज़ी हो जाए और वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। रफ़ीक बहुत परेशान था। फ़लसा ने ऐसा तर्ज अपना लिया जिसको कोई गैरतमंद शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार उसने तलाक दे दी और कहा, फ़लसा, तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारो। मेरे लिए तुम्हारा साथ अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहा है। फ़लसा के मन की मुराद बर आई और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। दो पाकिस्तानी मर्द उससे बहुत ज़्यादा सब्ज़बाग दिखा रहे थे। उसने इनमें से एक अरसल नामी शख्स से शादी कर ली। फ़लसा की बेवफाई ने रफ़ीक को तोड़ कर रख दिया। वो बुज़दिल होकर पाकिस्तान वापस आ गया। इन दिनों हर दर्जा दिलगिरफ्ता था। इसकी हालत नाकाबिले बयां थी। मायूसी का एक कोहे गिरा इस पर गिर चुका था। माँ ने दिलजोई की तो रो दिया और तमाम अहवाल बताया। माँ का दिल तो ममता के जज्बात से लबरेज था। बेटे का रोना ना देख सकी और बहन के दर्द पर आ गई। इसके आगे झोली फैला दी। रहीमा की अम्मी बोली, ये फ़ैसला अब रहीमा करेगी, इससे पूछ लो। अगर वो हाँ कहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। खाला ने पांजी से बात की। रहीमा खाला की बुजुर्गी को देखकर कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना चाहती थी जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। कहा, खाला जान, सोच कर जवाब दूंगी। उन्होंने बेटे को बताया और कहा, रफ़ीक, अब तुम्हें खुद जाकर रहीमा को मनाना पड़ेगा, हमसे ये ना मानेगी। रफ़ीक रहीमा के पास आया। वो बोली, आप वापस आ गए हैं? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो नज़रें झुकाकर बोली, कहिए। रफ़ीक बोला, क्या तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप कनाडा चले गए, कभी पलट कर ना पूछा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मुझे चाहती हो। आपको सब पता था, मुझे बताने की ज़रूरत ना थी। आप उस वक्त किसी और से प्यार करते थे। मैं फ़लसा की मोहब्बत अपने दिल से निकाल आया हूँ। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। अब मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो दिल से मुझसे मोहब्बत करे, मुझे अहमियत दे। मुझे एतराफ़ है कि मैंने गलत किया है, तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन अब तुम मुझे इस तरह ठुकराओ मत। रहीमा ने कहा, जब मोहब्बत की बाजी हार चुकी तो अब मेरे पास आ गए मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने को, ताकि मैं आपके ज़ख्मों का मरहम बनूं। लेकिन मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ। क्या आप चाहते हैं कि जितनी तकलीफ़ देकर गए हैं, एक पल में भुलाकर मैं आपसे शादी कर लूँ? मुझे बड़ी सज़ा मिली है रहीमा, खुदारा मुझे माफ़ कर दो। रहीमा खामोश हो गई, ये कहकर कि वक्त गुजर चुका, अब ये मुमकिन नहीं रहा। मायूस होकर जब रफ़ीक वापस जा रहा था तो वो बेहिसी के एहसास में चल रहा था। इसको पता न चला और एक गाड़ी की जद में आ गया। लोग उसे हस्पताल ले गए। रहीमा को पता चला, वो तड़प गई। हस्पताल में उसे तकलीफ़ में देखकर वो इतनी मुत्तरब हो गई कि आंसुओं पर काबू ना रख सकी। उसने मन्नत मान ली कि खुदा रफ़ीक को सेहतमंद कर दे तो वो इससे शादी कर लेगी। रफ़ीक बमुश्किल सांस ले रहा था और वो इसको तकलीफ़ में देखकर मर मर के जी रही थी। मोहब्बत अजीब शय है, इसका जायका कभी शीरीन और कभी बहुत कड़वा होता है। ये कभी ज़मीन पर गिरा देती है तो कभी उठने का हौसला देती है। जब रफ़ीक ने आंखें खोली, रहीमा को सरहाने खड़े पाया। आज उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि जिस लड़की को वो देखना पसंद नहीं करता, आज उसी के प्यार का मोहताज हो गया है। रहीमा ने कहा, तुम मत रो, जितना रोना था मैंने रो लिया, अब तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आ गई हूँ तुमको दुखों से दूर रखने के लिए। रहीमा की मोहब्बत मिलते ही रफ़ीक को अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। इसके मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उनकी शादी हो गई। रहीमा मुझसे कहती थी कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, हमेशा उससे मदद मांगो, क्योंकि वही बंद रास्तों को खोलने वाला है। मोहब्बत गम और उदासी भी देती है। वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करे। जब सदके दिल से इंसान अल्लाह ताला से किसी शय को पाने की तलब करता है तो जायज़ आरज़ू ज़रूर पूरी हो जाती है। तब मैं जवाब देती, तुम सच कहती हो, यकीन कामिल शर्त है मुराद पर आने के लिए, क्योंकि जो तमन्ना आसानी से पूरी हो जाए उसमें मज़ा नहीं, और जो मुश्किलों से मिले उसके पाने में ही मज़ा है।